हाय वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। सो अपने लोग आज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो सारा का सारा पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, जिसमें से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपको पहले से पढ़ा दिया गया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से। उसमें जो छूटा हुआ टॉपिक कुछ भी है उसके बारे में वीडियो अपलोड किया जाएगा। सो ये पापा वीडियो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए, उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या अकाउंट ऑफिसर बीपीएससी अकाउंट ऑफिसर सब का तैयारी करते हैं। उनके लिए ये बहुत सुंदर सा वीडियो है जिसमें आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो में जितना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इम्पोर्टेंट है सो सारा का सारा अपने लोग सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। सो आइए क्रिस्टल क्लियर करते हुए सारे चीज़ को, सारे चैप्टर को, सारे महत्वपूर्ण चीज़ को वन बाय वन अपने लोग लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सबसे पहले बार अपने लोग यह समझेंगे कि आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है। हम जो ये किताब पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि उसमें पहला ही टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर क्या है, इसके बारे में है टॉपिक। तो ये आपके सिलेबस में है, ये अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस में है। तो एक ही वीडियो में सारा कुछ खत्म करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी डिफाइन एज मैनेजरियल टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सुंदर सा डिफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ओबी जो आपको लिखा हुआ है ये फुल फॉर्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ओबी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिहेवियर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओबी का फुल फॉर्म हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वैसे अपने लोगों को अच्छे से समझना है। सो लिखा है कि कैन बी डिफाइंड एज मैनेजरियल टास्क। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी एक मैनेजमेंट का टास्क है, मतलब ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ते हैं तो प्यारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कई सारा चैप्टर से मिलता है। जैसे आपको मिलेगा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आपको मिलेगा परसेप्शन, आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज। आपको ऐसे कई सारा चैप्टर इसमें मिलेगा जिससे कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो व्यवहार है, बिहेवियर, कहीं ना कहीं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आप पढ़िएगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टी है, उसमें कहीं ना कहीं हम जितना भी स्टडी करते हैं या किसी में भी पूरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, वो ह्यूमन का कैसा बिहेवियर है। मतलब अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो किस हिसाब से अपना रिस्पॉन्ड करता है, वो अपना बिहेव कैसे दिखाता है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम यही जानते हैं कि आखिरकार जो कोई भी ह्यूमन बींग्स है उसका किस तरह का बिहेवियर होगा, उसके हिसाब से हमको कैसे रिएक्ट करना है, वो मेरे सामने में कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो ओवरऑल हम बिहेवियर के बारे में ही पढ़ते हैं, इसलिए 3 अक्षर में है। 3 अक्षर आप देख रहे हैं। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, पी मतलब प्रिडिक्शन, एन एम मतलब मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग समझ जाइए, मतलब यूपीसी। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मेन यही 3 काम होता है, यूपीसी, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब मैनेजमेंट। तो एक जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर होता है, यह मेन 3 काम करता है कि आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत कि हम किसी भी आदमी का क्या बिहेवियर है पहले उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बिहेवियर को समझना, फिर उसके बिहेवियर को प्रिडिक्शन करना। उसके बिहेवियर को प्रिडिक्शन करना, पहले से ही बता देना कि क्या होने वाले, प्रिडिक्ट करना, प्री मतलब पहले, और उसके बिहेवियर को मैनेजमेंट करना। अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करना। सो 3 चीज़ पे ही सीमित है यूपीसी। Organization behavior can be defined as managerial tasks of understanding, prediction and management of human behavior
इन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्यारे, आपने लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओवरऑल क्या है ये घोर के पी लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 3 काम, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोलिंग मतलब मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन फ्रेड लूथन साहब दिए थे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो डेफिनेशन आपके सामने में हम दिए हैं वो दिए थे फ्रेड लूथन, FRED फ्रेड, और लूथन LUTHANS। तो मज़ा आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उस काम को, उसके बिहेवियर को जानना, उसके बिहेवियर को पहले से प्रेडिक्ट करना, यही कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहलाता है। सो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दें, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, ये अच्छे से समझने के बाद अपने लोग थोड़े से आगे बढ़ते हैं। आज पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को छोड़कर जितना भी अकाउंट ऑफिसर में ज़रूरी है वो एक ही पापा वीडियो में आपको ख़त्म किया जाएगा। सो ये बहुत सुंदर सा चीज़ लिखा है, बहुत ज़रूरी है, और इस सब चीज़ को हमको इंटरप्रीट करने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ को इंटरप्रीट करने की आवश्यकता है। अपने आंसरों में जो लिखा हुआ है सबको इंटरप्रीट करने की आवश्यकता है। सो लिखा है कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स। आप साफ साफ समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी होता है। आप जब आंसर लिखिएगा तो उसमें आप लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी, ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी, DIS डिसिप्लिनरी, ऑर्गेनाइजेशन इज डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी। सो वही लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिनरी होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ ओरिजिनल साइन हैविंग ओन पोस्टुलेट या ऑब्जर्वेशन या कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओरिजिनल साइंस नहीं है जिसका अपना कोई पोस्टुलेट हो, अपना कोई रूल्स हो, अपना कुछ हो, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारे किताबों से जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी से जुड़ा है, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा है, साइकोलॉजी से जुड़ा है, सोशल साइकोलॉजी से जुड़ा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में कई सारे किताबों में पढ़ा जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक अपना ओरिजिनल साइंस नहीं है, इसका अपना ओन पोस्टुलेट, ऑब्जर्वेशन या कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिस नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में कहीं ना कहीं अलग अलग किताब में भी आपको मिलेगा। सो आइए हम ये बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी है। दिमाग में सेट कर लीजिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है। मज़ा आ गया होगा, तुरंत आप शेयर करिए। अकाउंट ऑफिसर के लिए जिसको भी ज़रूरत हो, या UGC नेट का तैयारी करते हैं, या जिनको भी OB का आवश्यकता हो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर समझना हो, आप उनको तुरंत शेयर कर दीजिए। एकदम मस्त वीडियो आपके लिए लाए हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी कैसे है। तो आप देख रहे हैं साइकोलॉजी में भी इसके बारे में है, सोशल साइकोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी और एंथ्रोपोलॉजी में भी है। सो एंथ्रोपोलॉजी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड on the basis of knowledge gained from social, biological, humanities and the natural science। सो कह रहे एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ का अध्ययन करता है, ह्यूमन काइंड का ही अध्ययन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम सोशल, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिटी एंड नेचुरल साइंस।
सो एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी वो कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड का ही जो है नॉलेज गेन फ्रॉम सोसाइटी से कैसे उनका नॉलेज गेन होता है, या बायोलॉजिकल सोसाइटी से। एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन है कि इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम सोशल। समाज से कैसे उसका नॉलेज गेन होता है उसके बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये बात ट्रू है कि ये चीज़ तो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पढ़ेंगे। समाज से ज्ञान मिलता है, समाज के हिसाब से हमारा बिहेवियर कैसे बनता है वो कहीं ना कहीं हम एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। तो वो चीज़ तो हम कहीं ना कहीं किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये सारे किताबों से जुड़ा हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियल साइकोलॉजी। अब जरा आप समझिए अच्छे से कि कहीं ना कहीं सोशोलॉजी में जो अपने लोग पढ़ते हैं वो एस्पेक्ट्स लाइक ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप टीम, कम्युनिकेशन, पावर, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। पावर के बारे में सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सब हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पावर के बारे में सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स सब पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पढ़ते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सोशोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सोशोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक एंथ्रोपोलॉजी भी है, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक साइकोलॉजी भी है। बिकॉज साइकोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, इट हैज़ कंट्रीब्यूशन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिविजुअल लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशन, लीडरशिप। ये जितना भी है लीडरशिप, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सब कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमको साइकोलॉजी में मिलता है, और ये हमको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी मिलेगा। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि मोटिवेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, या फिर लीडरशिप क्या है। तो हमको मोटिवेशन, लीडरशिप, पर्सनालिटी, इमोशन, ये सब साइकोलॉजी में भी मिलता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक साइकोलॉजी भी है। अब अच्छे से समझते हैं, तीनों समझने के बाद अब समझेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सोशल साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए लिखा है कि सोशल साइकोलॉजी भी है। मतलब सोशल साइकोलॉजी जो होता है वो कहता है कि कैसे किसी भी आदमी के बिहेवियर में चेंज होता है। सोसाइटी में चेंज होने से, सोशल कम्युनिकेशन से आदमी के बिहेवियर में कैसे चेंज होता है, उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है, सोसाइटी में चेंज होने से उसके बिहेवियर में कैसे चेंज होता है, वो सोशल साइकोलॉजी में है। और ये बात हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पढ़ते हैं। इसलिए हम साफ साफ कहेंगे कि एक सोशल साइकोलॉजी भी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी होता है। सो समझिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज मैनेजरियल टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। मज़ा आ गया होगा। कैसे है ये इंटरडिसिप्लिनरी? क्योंकि ये साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी कैसे है? तो साइकोलॉजी में हम मोटिवेशन, साइकोलॉजी में हम पर्सनालिटी, साइकोलॉजी में हम लीडरशिप, साइकोलॉजी में हम इमोशन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और सेम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पढ़ते हैं। ये कैसे एक सोशोलॉजी है? सोशोलॉजी इस बात से है कि सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में, पावर के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पावर कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सोशोलॉजी भी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक साइकोलॉजी है क्योंकि इसमें हम मोटिवेशन पढ़े। सोशोलॉजी है क्योंकि इसमें हम पावर के बारे में पढ़े। सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजी कहता है कि आदमी का जो ह्यूमन काइंड जो है उसके ह्यूमन काइंड के बारे में अध्ययन करता है कि उसका जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम सोशल या बायोलॉजिकल या ह्यूमैनिटी, समाज से या नेचुरल तरीक़ों से या बायोलॉजिकल कारण से आदमी का जो ह्यूमन काइंड जो है, ह्यूमन काइंड इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में अध्ययन करते हैं ऑन द बेसिस नॉलेज गेन फ्रॉम, उसका नॉलेज जो गेन हुआ मतलब सोसाइटी से या नेचुरल साइंस से या बायोलॉजिकल चीज़ से, सोसाइटी से जो उसके पास में ज्ञान आया है
तो ज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, नॉलेज गेन फ्रॉम सोशियल, और ये सेम चीज़ हमको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी भी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसे है? सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सोशल साइकोलॉजी का मतलब होता है आदमी के बिहेवियर में चेंज होना सोशल के कम्युनिकेशन से, और ये चीज़ अपने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, साफ साफ मोटा मोटी बात, ये सब जितना भी आपके सामने में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड बात हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी वो है और ये इस किताब में भी दिया है, इसलिए है इंटर डिसिप्लिनरी। मज़ा आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आखिरकार ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम करते क्या है? बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम ओवरऑल करते क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ओवरऑल हम पढ़ते क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कहीं ना कहीं हम जो करते हैं वो क्या काम करते हैं? तो हम करते हैं सबसे पहले एनालाइजिंग बिहेवियर। स्टार्ट जो करते हैं वो करते हैं एनालाइजिंग बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो आप ओवरऑल पढ़िएगा वो आप पढ़ेंगे एनालाइजिंग बिहेवियर के बारे में। क्या पढ़ेंगे प्यारे? एनालाइजिंग बिहेवियर, मतलब आदमी के बिहेवियर को एनालाइज करना, किस तरह का बिहेवियर है। फिर पढ़ेंगे आप अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, उसके बिहेवियर को समझना, अंडरस्टैंड करना। और जब हम किसी के बिहेवियर को समझ आते हैं तो आपके यहाँ पहले से एंट्री भी मारेगा तो उसका प्रिडिक्शन आप कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो क्या करने वाला है, उसका प्रिडिक्शन आप कर जाते हैं। सो एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पहले एनालाइजिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा प्रिडिक्शन, और चौथा होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी है उसके बिहेवियर में तो उसके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कंट्रोल किया जाता है, सही किया जाता है। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, उसको इस तरह से सही किया जाता है कि गोल को अचीव किया जाए। और लास्ट में फिर फीडबैक लिया जाता है कि सही में काम सही से हो रहा है या काम सही से नहीं हो रहा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम कहीं ना कहीं प्रोसेस पढ़ते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है? काम क्या करते हैं? पहले बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, वो भी 3 तरहों से, इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। तो ये शुरू चैप्टर है जिसमें थोड़ा इंट्रो है जिसके बारे में आपको समझना है, फिर आगे भी चैप्टर मिलेगा। सारा चैप्टर एक ही वीडियो में अपने लोग ख़त्म करेंगे आज। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं? तो उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस होता है, फीडबैक होता है। तो ये सारा काम हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो मज़ा आ गया होगा, प्रोसेस दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, इसमें थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होगा, समझने में दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछ लेंगे। सो आइए अब अपने लोग समझेंगे अच्छे से इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने में है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एकदम लाइक शेयर करते रहिए, मज़े में समझते रहिए। कॉमर्स का एक एक चीज़ अपलोड किया जाएगा अपने चैनल में, नहीं केवल ज़रूरी नहीं कि केवल कॉमर्स का ही अपलोड होगा, बहुत सारे चीज़ अलग अलग टीचरों के द्वारा अपलोड किया जाएगा। आप इसको शेयर कीजिए, इसको एक टॉप मोस्ट चैनल बनाइए और आपको इससे बहुत से बहुत फ़ायदा उठाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम बहुत कुछ बता रहे हैं, इसलिए आपका एक कर्तव्य होना चाहिए कि थोड़ा आप सपोर्ट करते रहे और मज़े में समझते रहे। सो आइए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसके अपने लोग इम्पोर्टेंस को समझेंगे। क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपने बिहेवियर को जानना और दूसरे के बिहेवियर को जानना। अपने बिहेवियर को जानना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, और दूसरे के बिहेवियर को जानना। वही लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपने बिहेवियर को जानना और दूसरे के बिहेवियर को जानना। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पहला इंपॉर्टेंस, मतलब सिग्निफिकेंस, बताओ इंपॉर्टेंस। अगर आप दूसरे के बिहेवियर या अपने बिहेवियर के बारे में सही से जानते हैं और दूसरे के बिहेवियर के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको ढेर सारा फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा
कि आप कहीं ना कहीं मैनेज सही से कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर हैं और दूसरे के बिहेवियर को समझते हैं तो मैनेज करेंगे। तो आप पढ़िएगा आगे जाके, बहुत सुंदर से पढ़िएगा। उसका नाम है जोहरी विंडो। उसमें कहीं ना कहीं लिखा है कि इन्फॉर्मेशन नोन टू सेल्फ, इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर। क्या हमें पता है, क्या दूसरे को पता है। आप पढ़िएगा लाइफ पोजीशन, यू आर ओके, आई एम ओके, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, सब चीज़ पढ़िएगा। तो कहीं ना कहीं खुद का और दूसरे का भी बिहेवियर का इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग होता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपने बारे में भी समझना और दूसरे के बारे में भी समझना, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में होता है। और ये करने से कई सारा फायदा होता है, जिससे आप अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी के भी बिहेवियर को आप समझ गए कि वो क्या करने वाला है, तो पहले से ही आप समझते हैं और उसके हिसाब से आप सोल्यूशन निकाल के उस चीज़ को, अगर कहीं झगड़ा भी होता है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो कह रहा है मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो थ्योरी दिया है थिंकर का, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, मास्लो का थ्योरी, ERG का थ्योरी, हर्ट्जबर्ग का थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये सब जितना भी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से रिलेटेड है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या हमको कहीं भी सक्सेस मिलता हो, वो सब कहीं ना कहीं मोटिवेशन पर ही डिपेंड है। सो मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। हम कहीं ना कहीं इसमें पढ़िएगा आप ऑक्टापस कल्चर के बारे में। एक अच्छा कल्चर बनाते हैं, एक अच्छा क्लाइमेट डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत। गुड ह्यूमन रिलेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऊपर में है, अच्छे कम्युनिकेशन बनाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बातचीत सही होगा, तो समझिए कन्फ्लिक्ट तो वहीं मैनेजमेंट होता है। अगर सही बातचीत होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट वहीं मैनेज हो जाता है, झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। तो अच्छे ह्यूमन रिलेशन को बनाने का काम करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इन, पढ़िएगा, एक चैप्टर का ही नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज, जिसमें ओवरऑल हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं। So roadmap to our lives in organization, highly useful in the field of marketing, helps in career planning and development, helps in career planning and development, highly useful in the field of marketing, and roadmap to our lives in organization. So कह रहा है roadmap to our lives in, एक अच्छा रोड मैप देता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हाईली यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से। मार्केटिंग में फ़ायदा होगा, अच्छे प्लानिंग कर पाएंगे, प्लान चेंज कर पाएंगे। इसमें पढ़िएगा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में, तो लॉट्स ऑफ फ़ायदा होता है, लॉट्स ऑफ जो है आप इसमें जो है वो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिग्निफिकेंस है, मज़े में समझ में आ गया होगा। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्या होते हैं इस, क्या इंटरडिसिप्लिनरी होता है, क्या होता है इसका इम्पोर्टेंट, क्या होते हैं इसके प्रोसेस। अब ये सब बेसिक है जो कि आपको जानना ज़रूरी है पहले, क्योंकि जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ेंगे, जो उसमें पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, उसके क्या प्रोसेस हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब जानना पहले ज़रूरी है। फिर जब नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें बहुत मज़ा आएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कहीं ना कहीं हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है SOBC मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कहीं ना कहीं हम एक मॉडल यूज़ करते हैं और उस मॉडल का नाम है SOBC मॉडल। SOBC मॉडल का फुल फॉर्म, S का मतलब होता है स्टिमुलस, O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, B का मतलब होता है बिहेवियर और C का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म, B फॉर बिहेवियर और C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो SOBC मॉडल के अंतर्गत कहीं ना कहीं हम लोग 4 बात पर ध्यान देते हैं। जो 4 बात यहाँ दिख रहा है, S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म, B फॉर बिहेवियर और C का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस। तो पहला होता है स्टिमुलस। तो कहीं ना कहीं लिखा है आपके सामने में स्टिमुलस, तो इट इंक्लूड्स ऑल सेंसेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू ट्रिगर ह्यूमन परसेप्शन। स्टिमुलस के तहत हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पहले ये देखते हैं, पहले किसी के एक तरह से किसी के बिहेवियर को समझना, किसी के बिहेवियर को अपने अंदर में लेना, उसके बिहेवियर को पहले समझना, वो कहीं ना कहीं स्टिमुलस के अंतर्गत आता है। स्टिमुलस यही हुआ कि कहीं ना कहीं किसी के बिहेवियर के बारे में समझना, वो स्टिमुलस में आता है। और ऑर्गेनिज्म हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, आदमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
उसका क्या गुण है, उसका पर्सनालिटी क्या है, उसका नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, ये सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। और जिस हिसाब से उसका पर्सनालिटी होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगा, आपके सामने में वो इसी तरह का व्यवहार करता है, तो स्टिमुलस होता है कि क्या आखिरकार किसी के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन लेना, मतलब पहले से उसके बिहेवियर को जाना, परसेप्शन का काम करना स्टिमुलस, उसके ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होता है ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद होता है बिहेवियर। अब जिस हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसा उसका इन्वायरमेंट के आसपास का इन्फ्लुएंस होगा, उसी के हिसाब से वो बिहेव करता है। वही है बिहेवियर, पर्सनल्स बिहेवियर, रिस्पॉन्स और एक्शन इन द सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन। और लास्ट आपके सामने में है कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है प्यारे आउटकम, आउटकम होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब, कॉन्सिक्वेंसेस रिप्रेजेंट द कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम्स। आउटकम क्या मिलता है, आउटकम का मतलब होता है, तो आउटकम में कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटकम, कि हम उस तरह का बिहेव क्यों करते हैं, हम जो ऐसे बिहेव बनाते हैं, तो ऐसा बिहेव क्यों बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए ही, अपने नीड्स को सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग ऐसे आउटकम बनाते हैं। तो पहला हो गया स्टिमुलस, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा बिहेवियर और चौथा कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपके सामने में था, अच्छे से समझ में आ गया होगा SOBC मॉडल। तो आप समझ गए SOBC मॉडल के बारे में। SOBC मॉडल आखिरकार क्या होता है, तो यह था आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, इस सब के बारे में आप मज़े में समझ गए। अब आइए, जब हम लोग ये सब समझ चुके हैं, तो अपने लोग एक नया चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में उस नए चैप्टर को अच्छे से अपने लोगों को ख़त्म करना है। सो जो नया चैप्टर आपके सामने में होगा, वो होगा प्यारे पहले परसेप्शन के बारे में। बहुत सुंदर सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो आइए क्रिस्टल क्लियर करते हुए घोर के पूरा पी जाएंगे, परसेप्शन के बारे में अपने लोग अध्ययन करेंगे। सो आइए, परसेप्शन क्या है, परसेप्शन के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आइए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो इम्पोर्टेंट सा फिर चैप्टर है, उसका नाम है परसेप्शन। अब अपने लोग परसेप्शन के बारे में कहीं ना कहीं अच्छे से समझेंगे। कई बार एग्ज़ाम में परसेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको परसेप्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप पहले पढ़े ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, उसका क्या होता है प्रोसेस, सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लिए। यहाँ कहीं ना कहीं आप परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो परसेप्शन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार इसे क्वेश्चन पूछा है, चाहे यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो, अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, कई सारा एग्ज़ाम हो, उसमें कहीं ना कहीं परसेप्शन से क्वेश्चन पूछता है। सुंदर से समझना है, अच्छा टॉपिक, मास्टर ऑफ कॉमर्स में भी रहता है परसेप्शन, कई सारा एग्जाम में मिलेगा। सो लिखा है परसेप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच थिंग्स ऑब्जर्व एक्सटर्नली और बाय सेंस आर गिवन मीनिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो परसेप्शन के तहत कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बाहर से थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि किसका किस तरह का बिहेवियर है, किसका किस तरह का सोच है, कहाँ क्या हो रहा है, पहले उसको अपने अंदर में लेते हैं। मतलब परसेप्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच थिंग्स आर ऑब्जर्व एक्सटर्नली। पहले बाहर से हम थिंग्स को लेते हैं, एंड और बाय सेंस आर गिवन मीनिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और हम उसको एक अच्छे मीनिंग देते हैं, अच्छा रिप्लाई देते हैं, अच्छा मीनिंग देते हैं। सो लिखा है परसेप्शन। परसेप्शन सेंसेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। परसेप्शन में दोनों चीज़ आ जाता है, किस तरह से हम लेते हैं और किस तरह से देते हैं। मतलब थिंग्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे उसका रिप्लाई देते हैं, पूरे आता है परसेप्शन में। लेकिन सेंसेशन में होता है केवल जो है किसी भी थिंग्स को अपने अंदर में लेना, तो बाहर में क्या चल रहा है उसको अपने अंदर में लेना, किसी के बिहेवियर को समझना, किसी के बात को समझना, उसी के हिसाब से एक्शन लेना, ये कहीं ना कहीं परसेप्शन के अंतर्गत आता है। सो परसेप्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच थिंग्स आर ऑब्जर्व एक्सटर्नली और बाय सेंस
meanings are given by sense are given meaning in an organized manner, और by sense are given meaning in an organized manner। हम क्या करते हैं, तो perception is a process through which things are absorbed externally। एक ही टॉपिक को आप देख रहे हैं, कितना सुंदर से आपको हम समझा रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, समझते रहिए, कोई दिक्कत हो आराम से पूछते रहिए। तो देखिए क्या लिखल है कि परसेप्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच थिंग्स ऑब्जर्व एक्सटर्नली, बाहर से हम लेते हैं, और बाय सेंस आर गिवन मीनिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो चलिए इसके बाद क्या है, सो मजे में समझिए। तो परसेप्शन का जब हम काम करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं दो तरह का समस्या खड़ा हो जाता है। दो बहुत सारे इसमें समस्या होते हैं परसेप्शन में। लिखा है हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, एस्ट्रोटाइपिंग। कई सारा परसेप्शन में कहीं ना कहीं कॉमन परपिचुअल डिस्टोरेशन हो जाता है, ईरर्स हो जाता है, हम ईरर्स बोलेंगे इसको। परसेप्शन करने में कई बार ईरर्स हो जाते हैं। वो ईरर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेन अपने लोग पहले तीन पे फोकस करेंगे, एक हेलो इफेक्ट, एक हॉर्न इफेक्ट, और एक होगा एस्ट्रोटाइपिंग के बारे में। सो देखिए हेलो इफेक्ट क्या है, तो अच्छे से समझिए। हेलो इफेक्ट के बारे में लिखा है पॉजिटिव इंप्रेशन या हायर इक्विटी, मोर ट्रस्ट एंड बेटर वैल्यू। हेलो इफेक्ट होता है कि किसी के एक गुण को देखते हुए, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू में किसी के एक गुण को देखते हुए, किसी के एक क्वालिटी को देखते हुए, उसके एक गुण को देखते हुए, और कहीं ना कहीं ओवरऑल किसी के एक क्वालिटी को देखते हुए, किसी के एक गुण को देखते हुए, कहीं ना कहीं आप उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को जज कर देते हैं। किसी के एक बात को लेते हुए उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को जज कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेलो इफेक्ट होता है। और हॉर्न इफेक्ट भी वही होता है कि कहीं ना कहीं किसी के एक गुण को लेते हुए, किसी के एक बात को लेते हुए, किसी के एक चीज़ को पकड़कर उसके पूरे बिहेवियर को डिटरमाइन कर देना, ये कहीं ना कहीं हॉर्न इफेक्ट होता है। बट हॉर्न इफेक्ट निगेटिव होता है लिखल है, और हेलो इफेक्ट पॉजिटिव होता है। सो कैसे कि अ पर्सन कम्स इन ऑफिस ऑन टाइम, दैट पर्सन मे बी टेकन एज इफिशियंट, रियली ही मे नॉट बी। अब कोई पर्सन टाइम पे ऑफिस आ जाता है, कोई पर्सन टाइम पे ऑफिस आ गया, अब उसके एक गुण को देखते हुए हम कह दिए कि पर्सन पक्का इफिशियंट होगा या इफिशियंट है, तो ये कहना उचित नहीं है। और हॉर्न इफेक्ट की अगर कोई आदमी मान लीजिए कि सिगरेट पी रहा है, तो उसके इस अपगुण को देखते हुए हम कह देते हैं कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो किसी के एक गुण को लेते हुए निगेटिव इम्प्रेशन, ये हॉर्न इफेक्ट होता है। और एक गुण से पूरा बिहेवियर बता देना, ये कहीं ना कहीं हेलो इफेक्ट होता है। और स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है उसके बारे में भी समझना जरूरी है यहाँ पर। ये सब परसेप्शन का एक कॉमन एरर होता है प्यारे। सो स्टेरियोटाइपिंग जो होता है, स्टेरियोटाइप्स जो होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आप किसी कॉमन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं कि कोई किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी फेमस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, किसी फेमस हॉस्पिटल से बिलोंग करता है, तो हम ये कहते हैं कि वो पक्का उस हॉस्पिटल से बिलोंग करता है ये डॉक्टर, तो पक्के ये डॉक्टर अत्यधिक अच्छे होंगे। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि अगर आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप जिस ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप में अगर सब डॉक्टर्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सबसे अच्छा ही, या जितना भी अवेलेबल मार्केट में डॉक्टर हो उससे कोई एक डॉक्टर अच्छा ही होगा। तो स्टेरियोटाइपिंग कहीं ना कहीं ग्रुप से, किसी क्लास से बताता है कि आप मान लीजिए कि कोई कास्ट है जिसको कहीं ना कहीं सब खराब समझ रहा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उस कास्ट में जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब खराब ही होंगे। अब ये नहीं कि सब खराबी होता है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइपिंग बताता है। तो क्या था परसेप्शन, क्या होता है हेलो इफेक्ट, क्या होता है हॉर्न इफेक्ट, क्या होता है स्टेरियोटाइपिंग, एकदम मज़ा आ गया होगा। अब ये समझने के बाद हमें अच्छे से समझना चाहिए कि आखिरकार परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो इसमें हम करते हैं इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग देयर ऑफ, आउटपुट और एक्शन। तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि परसेप्शन इज ए प्रोसेस, परसेप्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच थिंग्स आर ऑब्जर्व एक्सटर्नली और बाय सेंस आर गिवन, और बाय सेंस आर गिवन by sense are given meaning in an organized manner, और बाई सेंस आर गिवन मीनिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मेंबर। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन में ये है कि पहले हम थिंग्स आर ऑब्जर्व एक्सटर्नली, पहले हम एक्सटर्नल थिंग्स को लेते हैं, एंड प्रोसेसिंग देयर ऑफ, उसको प्रोसेस करते हैं,
देखते हैं कि कैसे हमको सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या करना है, प्रोसेस करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, उसके हिसाब से हम आउटपुट देते हैं, और लास्ट में फीलिंग या एटीट्यूड, इट रिप्रेजेंट द वे वी डील विथ अदर्स। और एक्शन, हम फोर्थ नंबर जो होता है वो एक्शन होता है, मतलब इनपुट, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद हम उसी हिसाब से उसके सामने फीलिंग्स रखते हैं, और जो फीलिंग्स रखता है, जो फीलिंग्स उसके सामने में हम रखते हैं, वही न कहीं उसका एक्शन या बिहेवियर डिटरमाइन करता है। इनपुट से डिटरमाइन होता है प्रोसेस, प्रोसेस से आउटपुट, आउटपुट से एक्शन। तो ये चार चीज़ है जो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन है। तो वो चार चीज़ में क्या है, तो है इनपुट, इनपुट के बाद हो गया, पहला हो गया आपको प्यारे इनपुट, इनपुट के बाद हमको क्या करना होता है, इनपुट के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद कहीं ना कहीं आउटपुट करते हैं और एक्शन करते हैं। तो परसेप्शन में चार चीज़ प्रोसेस होता है, इनपुट, इनपुट दिमाग में सेट कर लीजिए, इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद होता है आपको आउटपुट, और आउटपुट के बाद एक्शन। तो ये काम हम कहीं ना कहीं परसेप्शन में करते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे परसेप्शन को कौन इफेक्ट करता है ये कई बार पूछता है, और उसमें भी कहता है कि बताइए इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है। परसेप्शन का इंटरनल फैक्टर्स क्या है और एक्सटर्नल क्या है। तो आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी, नीड्स, एक्सपीरियंस, फिजिकल कंटेंट, सोशल कंटेंट, ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव ऑब्जेक्ट। तो इसमें तीन चीज़, पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस। कौन कौन? पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस। कौन कौन? पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस। कौन कौन? पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर होता है। पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस, ये कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर होता है। कौन कौन? पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस। याद रख, बार बार बोलने आपको याद हो जाए। पर्सनैलिटी जो पढ़ना है सब यहीं पे घूर के पी लेना है पूरा। पर्सनैलिटी, नीड और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी, नीड और एक्सपीरियंस, ये इंटरनल फैक्टर होता है। पर्सनैलिटी, नीड एंड एक्सपीरियंस इंटरनल होता है। फिजिकल कंटेंट, सोशल कंटेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीव्ड ऑब्जेक्ट, ये एक्सटर्नल होता है। तो समझिए फैक्टर पहले क्या होते हैं। फैक्टर्स जो लिखा है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग परसेप्शन, तो फैक्टर का मतलब होता है किस कारण से कौन ऐसा चीज़ है जिसके कारण हम लोगों को जो है हम उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। मतलब परसेप्शन हम लोगों का किस पे डिपेंड करता है वो बात। तो पहला है पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, ऑफ द परसीवर, मतलब पर्सनैलिटी, आदमी का किस हिसाब से पर्सनैलिटी है, उसका पर्सनैलिटी किस तरह का है, वो किस हिसाब से, वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस है या उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी हिसाब से वो अपना परसेप्शन देते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस लेस या एक्सपीरियंस लेस पीपुल टेक थिंक अन रॉन्ग और वर्क निगेटिवली। जिसके पास कॉन्फिडेंस कम होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को निगेटिवली देते हैं, और कोई कुछ कहता भी है तो गलत भी चीज़ होता है तो वो विश्वास कर लेते हैं, और उन्हें डर से उसको विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं कम है। उनका जो है पर्सनैलिटी जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम है। और जिस आदमी का जो है पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो उसका रिस्पांस भी पॉजिटिव होता है। फिर जो हम बिहेव करते हैं वो अपने नीड के हिसाब से, हमारा नीड कैसा है, हम अपने नीड के हिसाब से अपना परसेप्शन देते हैं। आप जैसे जानते हैं कि मोस्ट क्रूशियल फैक्टर डिटरमाइनिंग वे ऑफ थिंकिंग जो है नीड है। नीड फोर्सेस द पर्सन टू सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज जस्ट नीड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। नीड जो है वो कहीं ना कहीं नीड इफ़ेक्ट करता है परसेप्शन को, कहीं ना कहीं प्यारे नीड इफ़ेक्ट करता है। अब हम जानते हैं जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं उसको अगर काम करने के बदले में मनी मिला तो वो उसको दूसरे तरह से देखता है, उसके लिए वो रियल सोल्यूशन है। मनी जो है उन लोगों के लिए वो रियल सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो इकोनॉमिकली सिक्योर पर्सन है डू नॉट हैव सेम परसेप्शन अबाउट मनी। जो इकोनॉमिकली एक कहीं ना कहीं जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनका परसेप्शन पैसा के लिए वैसा नहीं है जैसे एक वर्कर का रहता है। तो परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं नीड पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो नीड से परसेप्शन इफ़ेक्ट होता है और एक्सपीरियंस से भी परसेप्शन इफ़ेक्ट करता है। सो कहता है कि एक्सपीरियंस के लिए कि इट डिटरमाइन नॉलेज एज वेल एज अवेयरनेस। Experience, positive या negative, force on to select an organization to contribute to the need in a practical manner।
एक्सपीरियंस होता है। पॉजिटिव किसी भी काम के लिए एक्सपीरियंस है कि निगेटिव काम, किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति का पॉजिटिव एक्सपीरियंस है या निगेटिव एक्सपीरियंस है, तो वो भी परसेप्शन को इफेक्ट करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी आसपास में देख रहे हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई सक्सेस हो रहा है किसी काम में, किसी ऑफिसर में, तो उसका जो परसेप्शन होगा वो पक्का पॉजिटिव होगा, एक्सपीरियंस। लेकिन मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस ही निगेटिव है, तो हम साफ साफ कहेंगे कि उनका जो परसेप्शन है वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव ही होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि वो चीज़ आपसे संभव नहीं है, वो चीज़ होने वाला नहीं है। लेकिन जिसके घर में मान लेते हैं 3-4 IAS ऑफिसर हो, तो वो कहीं ना कहीं परसेप्शन सही देंगे, ये परसेप्शन देंगे कि आप भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो परसेप्शन का फैक्टर ये समझ में आ गया। फिर एक्सटर्नल में होता है फिजिकल कंटेस्ट और सोशल कंटेस्ट। तो परसेप्शन को कहीं ना कहीं स्कार्सिटी जो होता है, भोजन का स्कार्सिटी, फिजिकल कंटेंट में से स्कार्सिटी हुआ, ठंडा हुआ, गर्मी हुआ, ये फिजिकल कंटेस्ट हुआ, ये भी कहीं ना कहीं परसेप्शन को इफेक्ट करता है। सोशल कंटेस्ट का क्या मतलब होता है कि अ पर्सन में परसीव सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंटली एज पर प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर। सोशल कंटेंस मतलब एक ही आदमी अपने सामने में जब मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, टीचर रहते हैं, वर्कर रहता है, दोस्त रहता है, तो उसका परसेप्शन, एक ही आदमी का परसेप्शन आदमी के हिसाब से बदलता है। सो सोशल कंटेंट्स के हिसाब से बदलता है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसिव्ड ऑब्जेक्ट लिखल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसिव्ड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का परसेप्शन कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन मतलब अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसका परसेप्शन भी जो होगा वो सही मतलब वो दिमाग में बना रहेगा। साइज़ कैसा है, अगर छोटा उसका साइज़ है तो हम लोगों को ज़्यादा समय के लिए नहीं बना रहता दिमाग में, लेकिन लंबा है, बड़ा है, साइज़ बड़ा है, तो उसका परसेप्शन भी जो है वो उस दिमाग में बना रहेगा। और उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है, अगर वो बार बार करता है, अगर वही घटना बार बार होता है तो उसका जो है परसेप्शन आपके दिमाग में बना रहेगा। या कंट्रास्ट, कोई रुकावट कोई डालता है तो वो भी कहीं ना कहीं बना रहता है। तो कितना बार कोई चीज़ हो रहा है, उसका साइज़ कैसा है, वो काम आपको रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। तो रोका हुआ कोई चीज़ भी आदमी को ज़्यादा याद रहता है, उसका परसेप्शन सही मतलब उसका परसेप्शन आदमी जल्दी ले लेता है, वो दिमाग में बना रहता है। तो बार बार हो रहा है कि नहीं, उसका साइज़ कैसा है, कंट्रास्ट कैसा है। तो ओवरऑल कौन कौन फैक्टर हैं परसेप्शन का वो आप समझ गए। पर्सनालिटी, नीड और एक्सपीरियंस, सोशल कंटेंट्स, फिजिकल कंटेंट्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसेप्स ऑब्जेक्ट। तो ये सब कहीं ना कहीं था कि आखिरकार परसेप्शन को कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब आइए खूब सुंदर से और हम लोग समझते हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, परसेप्शन के फ़ायदे क्या होते हैं। तो लिखा है बेसिस ऑफ लाइफ पोजीशन एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। मतलब परसेप्शन का पहला फ़ायदा है कि बेसिस ऑफ लाइफ पोजीशन एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लाइफ पोजीशन कि परसेप्शन के ही द्वारा, जैसे आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। अगर हम कहते हैं हम अच्छे हैं बट आप अच्छे नहीं हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि आई एम ओके एंड यू आर ओके, हम भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं। तो इस तरह का जो आदमी का परसेप्शन होता है वो हमेशा खुश महसूस करता है। लेकिन जिसका है कि आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, इस तरह का परसेप्शन जिस आदमी को रहता है वो कभी अपने आप को खुश महसूस नहीं करता, वो दुनिया को भी गलत नज़रों से देखता है, उसके लिए दुनिया भी अच्छा नहीं है। सो कहीं ना कहीं बेसिस ऑफ लाइफ पोजीशन एंड स्टाइल, परसेप्शन से हमको फ़ायदा ये होता है कि हम जान जाते हैं लाइफ पोजीशन के बारे में, जो हम लाइफ पोजीशन के बारे में आपको आगे बताएंगे। और स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको बताएंगे, ऑटोक्रेटिक होता है, ट्रांसफॉर्मल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, लीजा फेयर होता है। तो लीडरशिप का जो स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं परसेप्शन हमको हेल्प करता है। और प्रिडिक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, मतलब साभी है परसेप्शन का जैसे ही काम है, तो हम उसके बिहेवियर को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, पहले से जानेंगे। फिर अप्रोप्रिएट एचआरएम, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे बिहेवियर अच्छा हमको मिलता है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम उस चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हैं। और अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हम मोटिवेशन का भी काम करते हैं, मतलब हम मोटिवेशनल प्रोसेस का भी काम करते हैं। तो परसेप्शन से हमको फ़ायदा होता है कि लाइफ पोजीशन के बारे में जानते हैं, जो आगे बताएंगे। स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में पता चलता है कि हमको वहाँ ऑटोक्रेटिक रहना है या डेमोक्रेटिक रहना है। अगर आदमी सुनने वाला नहीं है, सही आदमी नहीं है, तो हमको वहाँ ऑटोक्रेटिक रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आदमी सही है, समझदार है, विश्वास वाला है, तो वहाँ लोग डेमोक्रेटिक अपना लेता है।
तो प्रेडिक्ट ऑफ एम्प्लॉय के बिहेवियर को जानते हैं, HRM होता है, मोटिवेशन होता है। तो कई सारा फ़ायदा जो है ये परसेप्शन से होता है। परसेप्शन से हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ जो है इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा प्यारे। सो परसेप्शन का क्या होता है परसेप्शन, कुछ भी दिक्कत होगा आप फिर से पूछेंगे, हम फिर से आपको कमेंट में अच्छे से समझा देंगे। परसेप्शन क्या है, हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सब आपको मज़े में समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको तिनका भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और प्लीज़ हमें पूछिए। तो ये अच्छे से समझने के बाद फिर आइए अपने लोग एक और शानदार चैप्टर लेते हैं और उस चैप्टर को भी अपने लोग घोर के पी जाएंगे और उस चैप्टर का नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज। आइए क्रिस्टल क्लियर करते हुए अपने लोग कर कर आके अच्छे से समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में। तो अब आइए अपने लोग ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चेंज के बारे में अपने लोग खूब सुंदर से समझने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में चेंज भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। नाम ही है प्यारे इसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज। तो प्यारे इसी वीडियो में अपने लोग ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में। ओवरऑल चेंज क्या है? चेंज इन सम वे इज द नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। Organizational change is required to maintain an equilibrium between various external and internal forces। तो आइए अपने लोग प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि चेंज इन सम वे द नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। चेंज जो है कहीं ना कहीं एक नेसेसरी एस्पेक्ट है। चेंज बहुत ही वाइटल चीज़ है, बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। So organization change is required to maintain equilibrium between various external internal forces to achieve organization goal। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, अगर हम गोल को अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम कहीं ना कहीं अचीव करना चाहते हैं, तो हमको चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम इन्वायरमेंट को जो पाते हैं वो हमेशा एक इन्वायरमेंट नहीं होता है, इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले अपने इंडिया का क्या स्थिति था और अभी कैसा है। और आप जान रहे हैं अभी तो तत्कालीन 5G भी लॉन्च हो गया, जिसके तहत आप इंडिया में भी बैठे रहेंगे तो यूरोप में गाड़ी चला सकते हैं। सो ये इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, कंपटीशन के लेवल चेंज होते रहते हैं, बहुत कुछ इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम गोल को अचीव करें तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर जो फोर्सेस है, जो चेंज हमको प्रेरित करता है, हमें चेंज करने की आवश्यकता है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव कर सकता है, वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के हिसाब से वो भी अपने आप को बदलता रहे। अगर वो अपने आप को बदलता है, वो अपने आप को अगर चेंज करता है, तभी हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है। अगर हम वो अपने आप को नहीं चेंज करता है तो हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है। आप जानते हैं पहले किस तरह का कैसेट मिलता था, अभी क्या होता है। आज तो लोग मोबाइल में ही फिल्म आराम से देख लेते हैं। तो ज़माना कितना बदल रहा है, हम लोग का रहन सहन कितने चेंज हो रहे हैं, हम लोग का सोशल स्टाइल कल्चर कितना चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ सर्वाइव तभी कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव तभी कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं हमको चेंज को मैनेज करना आता हो और कहीं ना कहीं हम चेंज का काम करें। सो मज़े में समझ में आ गया आखिरकार चेंज होता क्या है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज को इफेक्ट करते हैं। तो अब स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसी सबको अपने लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम के लिए अगर आपको सक्सेस भी नहीं मिल रहा है या कोई भी काम के लिए आपको चेंज की सो प्यारे अपने लोग चेंज के बारे में ही पढ़ते हैं।
बहुत ज़रूरी है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, ये सब जितना बता रहे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले। इसका हम PDF जो है आपको लिंक में भी अवेलेबल करवा देंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको जो है कुछ नहीं, मेरा नंबर है 8709365379। इस पे अगर आप व्हाट्सएप पे हाई करके भेज देंगे तो हम आपको ज़रूर इसका PDF आपको चाहते हैं। बहुत सुंदर PDF अकाउंट ऑफिसर के लिए, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अगर आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेबस में है, उसको अगर आप लिए हैं मेंस में, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस सबसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पूछेगा ही पूछेगा। प्लीज़ अच्छे से पढ़े, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप पढ़े इसको एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम के लिए नहीं भी पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है। सो देखिए कह रहा है कौन ऐसे फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज को इफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, वो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल चेंज। पहला फैक्टर जो आपके सामने में है वह कहीं ना कहीं है टेक्नोलॉजिकल चेंज। आपको लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंज। दूसरा है सोशल चेंज, तीसरा है पॉलिटिकल चेंज और चेंज इन पर्सनल। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है, चेंज ज़रूरी हो जाता है। पहला हो गया टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये सब फैक्टर हैं जिसके कारण चेंज करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर आ गया तो शुरू में लोग इसको रेसिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि वर्कर को, एम्प्लॉय को भी इसके बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि इसके लिए भी स्किल का आवश्यकता था। लोग उसको रेसिस्ट कर रहे थे। लेकिन अब आप देख लिए अधिकांश जो काम है वो कंप्यूटर पर ही होता है। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस सब चीज़ को नहीं रखते हैं, उसके हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो नहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। साफ बात, सर्वाइव नहीं करेगा। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव करेगा जब अपने समय के हिसाब से आप भी चेंज होंगे। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हुआ, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द टेक्नोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन the environment and other organization of the new technology, the organization under focus become less cost effective and its competitive position weakens. सो इसीलिए सोशल चेंज के कारण भी आपको चेंज करने की आवश्यकता है। सोशल चेंज मतलब हम जानते हैं कि लोगों का एजुकेशन में चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कई सारे सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं। अगर सोसाइटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि कई सारे व्यक्ति अपना टाइम आएगा ऐसे करके अपने कपड़े पहनते हैं जिसमें लिखा रहता है अपना टाइम आएगा। सो कई सारा चेंज जो है, जो कहीं ना कहीं सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, वो कहीं ना कहीं आपको करने की आवश्यकता, मतलब सोशल चेंज के हिसाब से आपको भी बदलने की आवश्यकता है। अगर सोसाइटी चेंज हो रहा है तो आप अपने आप को अगर चेंज नहीं करते हैं तो आपका कंपनी सर्वाइव नहीं करेगा। आज आप देख रहे हैं जियो का एग्जाम्पल, कैसे जियो 4G ला दिया दुनिया में, और कहीं ना कहीं आप यही पाए हैं। तो कितना दुनिया में जो है चेंजिंग आपको देखने को मिला, कितना कुछ चेंज हो चुका है। आज जियो के कारण यहाँ भारत में कितना जो है लोग ऑनलाइन काम पे आ गए, और ऑनलाइन कितना जो है सो एक नेटवर्क बन गया। सो समाज के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। पॉलिटिकल चेंज, सरकार अगर किसी भी चीज़ पर लीगली बाइंडिंग कर दिया कि आपको ये चेंज करने की आवश्यकता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल चेंज वही बताता है। और है चेंज इन पर्सनल, मैनेजरियल पर्सनल। हम जानते हैं कि मैनेजरियल पर्सनल, कि अभी कोई मैनेजर बैठे हैं, उसके जगह पे कोई अगर दूसरा मैनेजर आ जाए तो कहीं ना कहीं उसका सोच, उसका थिंकिंग, उसका काम करने का स्टाइल अलग होगा। तो मैनेजर के हिसाब से भी, आदमी के हिसाब से भी हमको कहीं ना कहीं चेंज होना पड़ता है कि ओल्ड मैनेजर आर रिप्लेस बाय न्यू मैनेजर दिस इज नेसेसिटी बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र। तो ये जो चेंज होता है नया, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमको ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज देखने को मिलता है। सो ये सब कुछ कॉजेज़ था, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल, चेंज पॉलिटिकल चेंज। तो ये सब चेंजेज है जो कि ज़रूरी है। ये अगर चेंज होता है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, नहीं तो साफ नहीं सर्वाइव करेगा। अब चेंज भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें दो चेंज आपके सामने में है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है कि द चेंज डेट ऑकर्स व्हेन द फोर्स ड्राइविंग चेंज प्रोवाइड सो मच प्रेशर डेट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एगो फायरमैन है, वो आ गया तो तुरंत जो है
वो अपना जो है अग्निशामक यंत्र लेके और पानी से आग को बुझा रहे हैं। तो रिएक्टिव चेंज क्या होता है कि चेंज दैट ऑकर्स व्हेन द फोर्सेस ड्राइविंग चेंज प्रोवाइड सो मच प्रेशर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज। इतना प्रेशर देता है, इतना प्रेशर देता है कि तुरंत आपको चेंज होने की आवश्यकता है, किसी भी हालात में आपको चेंज होने की आवश्यकता है। तो इस तरह के चेंज को हम रिएक्टिव चेंज कहते हैं, जो आपको तुरंत होना है, इतना प्रेशर मिला। प्रोएक्टिव होता है कि प्रोएक्टिव चेंज को हम प्लान चेंज भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज दैट डॉक्टर व मैनेजर कंक्लूड दैट द चेंज इज डिजायरेबल एज अपोज नेसेसरी। मतलब कहीं ना कहीं ये प्लान चेंज है, प्लान चेंज ही प्रोएक्टिव चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव चेंज में क्या होता है, तो हम एक प्लान बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत हम ये क्लियर करते हैं कि हमको भविष्य में एटमॉस्फेयर को देखते हुए हमें चेंज करने की आवश्यकता है। तो अभी चेंज तो नहीं करते हैं, बट चेंज करने वाले होते हैं। तुरंत चेंज करना रिएक्टिव चेंज होता है, लेकिन एक प्लान के बाद चेंज करना होता है प्रोएक्टिव चेंज। तो मज़े में समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा प्लीज़ हमसे पूछिए। अब जब आप चेंज पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे लेविन्स फील्ड ऑफ फोर्सेस। अगर लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल आप नहीं लिखे तो आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज में क्या लिखें एग्ज़ाम में। सो लेविन साहब का जो है लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल क्या लिखा है, दिमाग में सेट कर लीजिए। लेविन फोर्स फील्ड मॉडल क्या लिखा है, लेविन्स 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 फोर्स फील्ड मॉडल। तो लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो लेविन साहब जो है वो अपना एक मॉडल दी है, लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल कहलाया, या इसको हम लेविन्स फील्ड ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल, लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल कहता है कि कहीं ना कहीं जब हम चेंज करते हैं तो फोर्सेस फॉर चेंज, एक तरफ से आता है चेंज का प्रोसेस, दूसरे तरफ से फोर्सेस रेसिस्टेड टू चेंज या रेसिस्टेरिंग फोर्सेस। मतलब लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल, लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल के तहत कहीं ना कहीं हम दो चीज़, एक तरफ से फोर्स आता है चेंज के लिए, दूसरे तरफ से उस चेंज को रुकावट डालने के लिए आता है। सो लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल के बारे में खूब अच्छे से घोर के सो प्यारे बच्चों, लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल के बारे में नहीं लिखे एग्जाम में तो आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज में क्या लिखे। सो कह रहा है फोर्सेस फॉर चेंज, फोर्सेस फॉर चेंज, वही लिखा है फोर्सेस फॉर चेंज। कौन चीज़ जो आपको फोर्स कर रहा है चेंज के लिए, और दूसरा बात फोर्सेस रेसिस्टेंट टू चेंज, कौन उसको रोक रहा है। तो कई सारे फोर्सेज, जैसे हम बताएं टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कई सारे फोर्सेज होते हैं जो चेंज करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अरे तो हम साफ साफ बोल रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, चलने वाला नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि हम चेंज करें तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं सरवाइव करें तो चेंज करना पड़ेगा। बट बहुत सारे चीज़ होते हैं जो उस चेंज को रोकता है, उस चेंज को करने से रोकता है। जैसे कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदलना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई सारे फैक्टर हैं जो रोकता है। जैसे चेंज होने पर जो काम किया जाएगा उसके लिए अच्छा स्किल की आवश्यकता है, तो वर्कर चाहेगा उस चेंज को नहीं करना। और कहीं ना कहीं अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज करने से वर्कर को फियर होता है, अननोन चीज़ जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो चेंज करने से हमको फियरनेस होता है। बट हमें सरवाइव करने के लिए चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फीलिंग ऑफ आउटसाइड इंटरफ्रेंस, डिजायर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग सोशल इंट्रैक्शन, हम हमेशा कहीं ना कहीं सोशल इंट्रैक्शन में रहते हैं, हमेशा जिसमें रहते हैं और उसमें अगर हमको सक्सेस मिल गया तो हम चाहते हैं उसी में रहें। लेकिन अगर आप लंबे समय तक उसी में रहेंगे और इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। कई सारे फैक्टर हैं, जैसे में डर हुआ कि अब जो चेंज हुआ उससे हमको इकोनॉमिक फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको जो पीछे बताए हैं कि क्या कारण होता है कि हम चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, मैनेजमेंट में चेंज होना, पॉलिटिक्स में चेंज होना, ये हो गया आपको फोर्सेस फॉर चेंज। और कौन ऐसा जो रोकता है, तो जैसे में डर हो गया, इकोनॉमिक लॉसेस का डर हो गया, जैसे में हो गया आपको स्किल की आवश्यकता हो गया। फिर जो हम चेंज करना चाहते हैं तो जो चेंज एजेंट है अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है, उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट इन चेंज एजेंट है, तो वहाँ भी चेंज रुकता है।
कई सारे फोर्सेस हैं जो कि रोकने का काम करता है और कई सारा फोर्सेस है जो चेंज के लिए मजबूर करता है। तो लेविन्स फोर्स मॉडल वही बताए कि यहाँ पे हमको तौल के दिखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमको काम करना है। लेविन्स फोर्सफुल मॉडल जो है हमको ये बात समझाए कि इफ द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर आउट वे द रिस्ट्रेंटिंग फोर्सेज, मैनेजमेंट कुछ पुश ड्राइविंग फोर्सेज एंड ओवर पावर रिस्ट्रेंटिंग फोर्सेज। इसमें हमको तौल के देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है। मोटा मोटी बात सीधे हम आपको समझाना चाहते हैं, कौन ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के हिसाब से हमको करना है। चेंज करना ज़रूरी है या चेंज करना ज़रूरी नहीं है, उसी के हिसाब से हमको देखना होगा। मज़ा आ गया होगा, घोर के पी गए अपने लोग चेंज के बारे में। इसके बाद प्यारे बच्चों, जब आप ये समझ गए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या बात है कि आखिरकार हम अभी आपको बताए हैं कि कौन कौन चीज़ है जो चेंज को रोकता है। स्किल ऑब्सोलेशन, फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस, लैक ऑफ ट्रस्ट इन चेंज एजेंट, स्टेटस क्यू। हम लोग एक ही जगह जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहना पसंद करते हैं, उसमें बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हमको पहले से उसमें सक्सेस मिल जाता है तो हमको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस अगर हम लोगों को डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेस होते हैं। तो हम लोग सक्सेस उसी में बार बार पाते हैं। तो पास्ट का जो कहानी हमारे दिमाग में बैठ गया रहता है, इस कारण बस हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से भी अगर चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में आप, तो आपको चेंज करना ज़रूरी है। अब है कि अगर ओवरकमिंग रेसिस्टेंट टू चेंज, जो रुकावट डालता है, मतलब अगर चेंज को मान लीजिए चेंज नहीं करने दिया जा रहा है, चेंज करने से रुकावट डाल रहा है, वर्कर एम्प्लॉई बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार लॉकआउट का काम कर रहे हैं, चेंज करने से आपको रोक रहे हैं, तो हम कहेंगे ओवरकमिंग रेसिस्टेंट टू चेंज। प्यारे, लीडरशिप, पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, यूज ए पोर्शन। सो आप देख रहे होंगे लीडरशिप, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, कुछ बात है जो कि यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने चेंज जो करना चाहते हो हम चेंज कर देंगे। तो हो गया इन्वॉल्वमेंट। अगर हम किसी से बार बार इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उससे बार बार जुड़ते हैं, उसको बार बार समझाते हैं, उसको बार बार उसके बारे में बताया जाता है, बार बार उसके फ़ायदा के बारे में बताया जाता है, तो हम ज़रूर से ज़रूर चेंज करते हैं। सो इन्वॉल्वमेंट, उसको समझाया जाना, उसको बताना। अच्छा अगर लीडरशिप होगा, अच्छे अगर आप लीडर हैं, आपके पास अच्छे लीडर का क्वालिटी है, तो आप चेंज करके ही रहेंगे। और पार्टिसिपेशन आप पढ़ेंगे बहुत सुंदर से हमसे ही, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, WPM के बारे में। सो अच्छा पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में वर्कर को उसमें पार्टिसिपेट करने से भी चेंज हो सकता है, उसको शिक्षा देकर अच्छी बात बताने से भी चेंज हो सकता है। और लास्ट रिजल्ट होता है यूजेज ऑफ फोर्स एंड कोर्सन, जबरदस्ती चेंज करवाना। अगर ऐसा मजबूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो आपको जबरदस्ती चेंज कराना पड़ेगा। सो कई सारे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंट, जो चेंज जिसके कारण चेंज होता है, कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण रेसिस्टेंट चेंज को रोका जाता है। कई सारे फैक्टर हैं जिसको आप उसको रोकने से हटा सकते हैं। और लेविन्स फोर्स फील्ड मॉडल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो आइए उसके बाद हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जितना ज़रूरी चीज़ है, प्रोएक्टिव चेंज क्या होता है, रिएक्टिव चेंज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है, सारी चीज़ को मजे में समझ गए। शेयर करते रहिए, जिसको भी अकाउंट ऑफिसर के लिए ज़रूरत चीज़ है प्लीज़ उसे शेयर करते रहिए। अब अपने लोग ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बाद ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर नेम एज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। सो हियर वी गो, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव के बारे में समझना है। आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। लेकिन पढ़ाने से पहले अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रिफ्रीजिंग, ये चेंज का ही पार्ट है, चेंज का ही पार्ट है। अनफ्रीजिंग ये चेंज का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, तो वो है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रिफ्रीजिंग। तो हम चेंज में 3 तरह का चीज़ करते हैं। अनफ्रीजिंग करते हैं, चेंजिंग का काम करते हैं और रिफ्रीजिंग का काम करते हैं। अनफ्रीजिंग के तहत कहीं ना कहीं हम चेंज के लिए, जो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो लोग चेंज के लिए रोक रहे हैं हमें, तो हम उस चीज़ को उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं
सब कुछ करते हैं। तो अनफ्रीजिंग में होता है कि पुराने वाले चीज़ को अनफ्रीज करके तब हम लोग चेंज का काम करते हैं। पहले अनफ्रीजिंग फिर चेंजिंग, और तब होता है रीफ्रीजिंग। चेंज करने के बाद रीफ्रीज करते हुए पुराने चीज़ को हटाकर, पुराने बिलीव्स, पुराने टेक्नोलॉजी को हटाकर अब इसी चीज़ को, इसी एलिमेंट्स को एक परमानेंट पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर को हम लोग अपना लेते हैं, उसी को एक परमानेंट पार्ट बना लेते हैं। तो अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, अनफ्रीजिंग में पुराने को जो है हम लोग नए को के लिए चेंज करने के लिए पुराने मतलब मोटिवेट किए वर्कर को कि हमको चेंज करना है, वो अनफ्रीजिंग। फिर चेंज किए तो चेंजिंग, और रिफ्रेजिंग के तहत कहीं ना कहीं उसी को हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लेते हैं चेंजिंग का। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस क्या है? तो हमें इफ़ेक्टिवनेस को अच्छे से समझने के लिए दो चीज़ समझने की आवश्यकता है। वो है इफ़ेक्टिवनेस, इफ़िशिएंट क्या होता है और इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है। इफ़िशिएंट का मतलब होता है, इफ़िशिएंट का मतलब होता है इफ़िशिएंट, काम को अच्छा से करना, और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को समय पर करना। यही आप पढ़े होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस में मेन इसका मॉडल पढ़ना होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमको सब्जी बनाना है, तो सब्जी टाइम पे अगर बन गया तो समझिए कि वो आदमी इफ़ेक्टिव है, और सब्जी अच्छा बना है, अच्छा बना, टेस्टी बना, तो इसका मतलब हुआ इफ़िशिएंट। तो मेन जो इसमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है और मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस के क्या मॉडल्स होते हैं? तो पहला है गोल अप्रोच, दूसरा है स्ट्रैटेजिक कंटीजेंसी अप्रोच। पहला हो गया गोल अप्रोच, दूसरा स्ट्रैटेजिक कंटीजेंसी अप्रोच। पहला गोल अप्रोच, दूसरा स्ट्रैटेजिक कंटीजेंसी अप्रोच, और सिस्टम अप्रोच, और बिहेवियरल अप्रोच। तो कहीं ना कहीं चार चीज़ हुआ। तो चार मॉडल्स मेन है। तो सबसे पहला जो गोल अप्रोच है, ये हमें यही समझाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ ना कुछ गोल होता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस कर पाता है जब वो कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, मतलब समझिए ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। तो गोल अप्रोच में समस्या भी होता है, सरकमस्टांस में चेंज होना या कुछ गलत गोल बन जाना, बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसके कारण गोल अप्रोच में हमको गोल पूरा नहीं हो पाता है। तो गोल अगर पूरा हो गया मतलब समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। लेकिन स्ट्रैटेजिक कंटीजेंसी अप्रोच का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई वही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होता है। स्ट्रैटेजिक कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब होता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होता है जो थ्रेट के समय, जो चैलेंज के समय, जो संकट के समय अच्छा काम करता है, जो संकट के समय अच्छे डिसीजन लेता है, वही होता है स्ट्रैटेजिक कंटीजेंसी अप्रोच। तो वही ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है जो धमकी के समय या जो थ्रेट के समय सही डिसीजन ले पाता है। सिस्टम अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है? सिस्टम अप्रोच कहता है, हम जानते हैं कि अगर आपकी किसी भी शरीर के कोई भी पार्ट खराब हो गया तो पूरा शरीर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारा सिस्टम के अंदर कई सारा सब सिस्टम होता है। तो किसी एक पार्ट में भी अगर गड़बड़ी हो जाना तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ी हो जाना। सिस्टम अप्रोच वही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ए मशीन, इट शुड बी सीन एज इफेक्टिव इफ इट वर्क्स एज एन इंटीग्रेटेड एंड इंटी रिलेटेड मैनर। अगर वो सही ढंग से काम करे, सारे सिस्टम सही से काम करे, तो वही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होता है, सिस्टम अप्रोच। फिर है बिहेवियरल अप्रोच। कहीं ना कहीं बिहेवियरल अप्रोच हमको समझाया कि वही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होता है। बिहेवियरल अप्रोच कहता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होता है जो कहीं ना कहीं जहाँ इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों में बैलेंस हो। क्योंकि देखिए, हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं वो अपना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। या जो कोई मैनेजर है वो ये सोचता है कि अगर कोई उसका बेटा ही कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है तो वो कोशिश करता है कि हम प्रोडक्ट अपने बेटे वाले दुकान से ही ले, मतलब बेटा का जो बिजनेस है उसी से ले, चाहे वो महंगा ही क्यों ना दो। तो महंगा कहीं ना कहीं दे तब भी वो उसी से लेना चाहता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो निगेटिव इफेक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा। ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ जाएगा।
वो सोच रहा है कि हम अपने रिलेटिव को, अपने बेटा को ज़्यादा फायदा दें। तो हमें खुद के बारे में ना सोचकर, इंडिविजुअल गोल के बारे में ना सोचकर ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सोचना चाहिए। तो जब हम दोनों गोल्स को बैलेंस बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं, बिहेवियरल अप्रोच कहता है दोनों को बैलेंस बनाना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और कौन सा गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल में बैलेंस बनाना। अब ऑर्गेनाइजेशन केवल इसी चीज़ से इफेक्टिव नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। तो आइए सुंदर से समझेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है एडेप्टिव कॉपी साइकिल के बारे में। तो आपको अच्छा से समझना है प्यारे, एडेप्टिव कॉपी साइकिल के बारे में। सो देखिए, लिखा है आपको सबसे पहले सेंसिंग ऑफ चेंज। एडेप्टिव कॉपी साइकिल में कहीं ना कहीं लिखा है सेंसिंग ऑफ चेंज। सबसे पहला जो लिखा है वो लिखा है सेंसिंग ऑफ चेंज, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन इसके हिसाब से इफेक्टिव होता है जो थोड़ा चेंज करता है, वही सर्वाइव करता है, जो आपको पहले समझाएं। सेंसिंग ऑफ चेंज, चेंज पे पूरा नज़र लाना, क्या चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट पे। इम्पोर्टिंग द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें से इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्ट करना कि हमको क्या चेंज करना है। तब चेंजिंग कन्वर्सन प्रोसेस, हम चेंज करने का काम करते हैं। फिर स्टेबलाइजिंग इंटरनल चेंज, फिर जो अंदर का जो चेंज होता है उसको स्टेबलाइज्ड करते हैं। मतलब जो चेंज हम कर दिए वो बार बार चेंज होगा तो वो भी ख़राब होगा, अधिक चेंज होगा तो वो भी ख़राब होगा, उसको स्टेबलाइज करते हैं। फिर जो चेंज हिसाब से जो आउटपुट बना है, जो प्रोडक्ट बना है, उसको मार्केट में भेजते हैं। और लास्ट होता है ऑब्टेनिंग फीडबैक, और देखते हैं कि जो चेंज किए, जो प्रोडक्ट बना वो हमको अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो अच्छे से आप एडेप्टिव कॉपी साइकिल को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। और जब ये सब सुंदर से पढ़ ली है तो अब अपने लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसका नाम है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सब समरी बता रहे हैं, आप शेयर कीजिए, सबका शॉर्ट बता रहे हैं, सबका हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर और अच्छे से अपलोड करेंगे। केवल आप सपोर्ट करिए, हेल्प कीजिए इस पे। आप इस चैनल से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। बीपीएससी के लिए, कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए कोई भी डेडिकेटेड चैनल नहीं है, लेकिन ये चैनल आपको कॉमर्स के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। सो चलिए, अपने लोग कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो आइए प्यारे, अब जो अपने लोगों के पास में अब जो है वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर, क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर, क्या होता है चेंजेस के बारे में, क्या होते हैं परसेप्शन, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज पर है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है, परसेप्शन क्या है। 4 महत्वपूर्ण चैप्टर आप ख़त्म किए हैं, सबका आप समरी लिए हैं। सारा हम और अपलोड करेंगे जैसा कि आपको बता दिए हैं। तो आइए, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। तो अब आप लोग कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, झगड़ा का एक छोटा सा रूप है कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट इज इनविटेबल, कह रहा है जो कन्फ्लिक्ट है ना वो इनविटेबल है, मतलब इसको आप टाल नहीं सकते। जैसे सर्दी एक लाइलाज बीमारी है, तो कन्फ्लिक्ट को आप टाल नहीं सकते हैं। अगर आप किसी घर में ही हेड हैं या कहीं भी आप कुछ काम कर रहे हैं, घर में ही हैं, तो आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर दे, किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर दे, फिर भी आपस में कभी न कभी आपको ताना सुनना ही पड़ता है कि आप मेरे लिए किए क्या हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट, हर जगह कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। आप अगर हेड भी हैं तो किसी के लिए कितना भी कुछ कर देंगे, तो कितना किए हैं उस पर ध्यान ना देकर लोगों की ये नज़र में आता है कि मेरे लिए कितना किए हैं और उनके लिए कितना किए हैं। तो नज़र में ये आता है कि मेरे लिए ज़्यादा किए या उनके लिए ज़्यादा किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत धारणा ले लेते हैं। तो कन्फ्लिक्ट वो चीज़ है ना जो इनविटेबल है, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। कन्फ्लिक्ट कुछ भी आप करेंगे तो होगा। इसलिए प्यारे, आप अपने आंसर में, आप अपने मेंस के आंसर में ज़रूर से ज़रूर इंटरप्रेट कीजिएगा कि कन्फ्लिक्ट इज़ इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब होता है इसको टाला नहीं जा सकता। अब अच्छे से समझने के बाद आप लोग अच्छे से समझेंगे
कि आखिरकार कन्फ्लिक्ट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। सो लिखा है कि कन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस इन विच एन एफर्ट इज पर्पसली मेड बाय वन पर्सन टू ब्लॉक अनदर दैट रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेटिंग अटेनमेंट ऑफ अदर गोल्स। मतलब कन्फ्लिक्ट वह प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एन एफर्ट इज पर्पसली मेड बाय वन पर्सन, एक आदमी के द्वारा ऐसा कोशिश किया जाता है कि दूसरे आदमी का जो टारगेट है, जो गोल है, जो उसका सपना है, वो कभी पूरा ना हो। सो कन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन में ही टारगेट बनाया जाता है कि दूसरे का जो गोल है वो अपने गोल को अचीव ना करे। सो कन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस इन विच एन एफर्ट इज पर्पसली मेड बाय वन पर्सन टू ब्लॉक अनदर दैट रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेटिंग अटेनमेंट ऑफ अदर गोल्स। मजे में समझ में आ गया? आइए प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। तो चलिए अपने लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट ऑफिसर के लिए। ये सब लिखा है कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। आखिरकार हम लोगों को कन्फ्लिक्ट होता क्यों है, क्या कारण है कि कन्फ्लिक्ट होता है? तो सबसे पहली बात है ईगो स्टेट, ईगो, अहम की बात कि मतलब हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम भी हैं, हम उनसे कैसे बात करेंगे। हम लोग में अहम होता है ईगो कि वो हमसे बात नहीं कर रहे तो हम भी उनसे बात नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि ज़िंदगी मात्र 60 70 80 सालों के लिए, लेकिन उसी में हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो दुनिया पे राजे करने वाले हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो पावरफुल हैं। एक छोटे से जगह में हम अपना घर बना लिए, एक छोटे से कंट्री में हम रहते हैं, हम तो समझते हैं हम बहुत बड़ा काम कर लिए। वह भगवान जो इस ब्रह्मांड को बनाए हैं, इस ब्रह्मांड में कितना अर्थ हो सकता है, इस ब्रह्मांड में कितना सारा स्टार है और सब स्टार सन है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो भगवान कितना बड़ा काम किए हैं, कितने पावरफुल हैं। और हम एक छोटे से धरती पर छोटे से रहने वाले आदमी अपने आप को पावरफुल समझते हैं और अपने आप में ईगो पालते हैं। सो ईगो के कारण ही हम लोगों को जो झगड़ा संघर्ष होता है, कहीं ना कहीं पहला है ईगो। पहला जो है वो ईगो है, आप देख रहे होंगे पहला है कहीं ना कहीं ईगो है। ईगो के कारण भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो सही व्यक्ति होते हैं, वो अपने ईगो को नहीं एक्सप्रेस करते हैं। उनके पास कितना भी पैसा रहता है तब भी वो अच्छे से रहते हैं, वो अपने ईगो को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सबसे पहला है उसको बोलते हैं ईगो स्टेट। और लिखा है ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, रोल, एम्बिग्यूटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेस्ट, सोशल कल्चरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, ये सब वो होते हैं जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट को कारण बनते हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर, अब मान लीजिए किसी आदमी को उड़ीसा की लड़की से शादी हो गया, किसी आदमी को भोजपुरी वाली लड़की से शादी हो गया, तो यहाँ इस केस में क्या होता है, इस केस में भी मेरे मन में, हम लोगों के मन में पैदा होता है कि उसका अलग कल्चर होगा। हमको अगर अमेरिकन से शादी हो गया तो उसका अलग कल्चर होगा, उनका अलग सोच हो जाता है। कारण है वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनके मन में उसी तरह का भावना बन जाता है, और जिस चीज़ का वो पूजा करते हैं तो उन्हें बार बार किसी भी चीज़ को जो हम काम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होता है, और हम ये समझ जाते हैं कि वही अच्छा है और दूसरा का जो कर रहा है, जो दूसरा धर्म अपना रहा है वो गलत है। तो जो बार बार होता है, अगर हम भोजपुरी में ही रहते हैं या हम उड़ीसा में रहते हैं, तो जिस रीति रिवाज को हम पालन करते हैं तो हमें लगता है वही अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए आप बिहार में रहने वाले हैं और अगर आपको किसी भोजपुरी लड़की से शादी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका थोड़ा सा रीति रिवाज, मतलब बिहार में तो वो भी है, तो थोड़ा सा रीति रिवाज में आपको थोड़ा चेंज होगा। तो रीति रिवाज में चेंज होगा तो उन्हें लगता है, उन्हें लगेगा कि मेरा जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है, आपको लगेगा आपका जो सिस्टम है वो अच्छा है, क्योंकि आप उसी चीज़ को बार बार देखें, और जो बार बार हम देखते हैं वही दिमाग में इमेज बनता है, वही कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम ही सही हैं। हिंदू समझता है हम सही हैं, मुस्लिम समझता है हम सही हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल कल्चरल फैक्टर, हम अलग अलग बैकग्राउंड से ऑर्गेनाइजेशन में भी एंट्री मारते हैं, तो उसके कारण भी हम लोगों का संघर्ष होता है, उसके कारण भी हम लोगों का कन्फ्लिक्ट होता है। और कहीं ना कहीं अगर यही चीज़ अगर हम अच्छे सोच वाले होंगे और सबको समान मानेंगे, सबको इंसान की तरह के हिसाब से देखेंगे, तो चाहे आपको किसी से भी शादी हुआ हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप रह रहे हो, लेकिन आपको कन्फ्लिक्ट, हम चैलेंज देते हैं कि आपको कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो रोल एम्बिग्यूटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन क्या होता है। रोल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है भूमिका का अनिश्चितता। किसी भीड़ में गए और आपको भीड़ को कंट्रोल करना है और किसी को नहीं पता है, या आप हो ही नहीं, कोई पोस्ट होल्डर नहीं है, आप कोई IAS IPS नहीं है
वहाँ क्या आपका जल्दी कोई बात सुन सकता है? हम वहाँ आपको कौन से रोल में आकर तब उस भीड़ को कंट्रोल करना है, एक बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। वहाँ भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन वही अगर आप आईएएस ऑफिसर हो और आपके गाड़ी का जो है हॉर्न ही बजा, उसी से पूरा जो भीड़ है वो अपने आप शांत हो गया कि वाह आईएएस ऑफिसर आए हैं, आईएएस ऑफिसर आए हैं, पूरे भीड़ शांत हो गया, तो रोल भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है। और लिखा है प्यारे, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। संगठनात्मक जो स्थिति है, ऑर्गेनाइजेशनल जो पोजीशन है, वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट को इफेक्ट करता है। अगर आपका पोस्ट बहुत अच्छा है तो नीचे वाले जो हैं वो बहुत सारे आदमी ईगो में आकर नीचे वाले को दूसरे नज़र से देखते हैं, तो पोस्ट भी जो है वो भी इफेक्ट करता है। और इंटरेस्ट से भी इफेक्ट होता है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो आप समझते हैं मेरा रुचि अच्छा है, वो समझेंगे मेरा रुचि अच्छा है, उसमें भी बहस होता है, उसमें भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट का हम एक बात बताना आपको अच्छे से चाहते हैं प्यारे, कि कन्फ्लिक्ट का ना पहले व्यू था, कन्फ्लिक्ट का पहले व्यू था ट्रेडिशनल व्यू कि कन्फ्लिक्ट हमेशा निगेटिव होता है। मतलब अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो समझिए आदमी का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, अगर विश्वास जो है विश्वास टूट जाएगा, सब में हाई टेंशन होगा। ऐसा ट्रेडिशनल सोच था कि कन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं आदमी को बहुत सारा समस्या होता है। बट जो इंटरएक्शनिस्ट व्यू अपना दिए उनके हिसाब से जो कन्फ्लिक्ट है उनके हिसाब से कन्फ्लिक्ट जो है वो निगेटिव ना होकर पॉजिटिव है। क्योंकि अगर संघर्ष होता है तो आदमी का जो टेंशन है, आदमी जो डिप्रेशन में रहते हैं उनका वो टेंशन ख़त्म होता है, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होता है। और यही नहीं, कन्फ्लिक्ट का जो ह्यूमन रिलेशन व्यू दिए उनके हिसाब से कन्फ्लिक्ट आप कितना भी कोशिश कर लो, हम आपको पहले ही बताए हैं, कन्फ्लिक्ट इज इनबीटेबल। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है कि कन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं इनोवेशन होता है। बार बार कन्फ्लिक्ट होगा, दिमाग में तनाव आएगा, एक ही चीज़ को बार बार सोचने के लिए मजबूर करेगा दिमाग, इनोवेशन होगा, नया खोज होगा। इट इज़ यूज एज डिवाइस टू ओवरकम मेनी फ्रस्ट्रेशन हटता है। ये हमको एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाता है। जैसे ही कन्फ्लिक्ट होगा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में होगा अपना आप, और हम लोग ग्रो करेंगे। निगेटिव इफेक्ट क्या होता है? हाई टेंशन होगा, मिसट्रस्ट होता है, गोल डिस्प्लेसमेंट होता है, लोग इसमें रिजाइन देके भी चले जाते हैं। बहुत सारा है जो कि कन्फ्लिक्ट का निगेटिव इफेक्ट है। और फिर यहाँ हमें अच्छे से समझना चाहिए कि आखिरकार जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कन्फ्लिक्ट का टाइप क्या है। तो उसमें टाइप जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर कन्फ्लिक्ट होता है और कहीं ना कहीं ग्रुप लेवल पर कन्फ्लिक्ट होता है। तो जो इंडिविजुअल लेवल है और ग्रुप लेवल है, इंडिविजुअल में है इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल, फिर ग्रुप में भी इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप। इंट्रा पर्सनल में है गोल कन्फ्लिक्ट, रोल कन्फ्लिक्ट, इंटर पर्सनल में है वर्टिकल कन्फ्लिक्ट और हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट। तो इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट क्या है? जो इंडिविजुअल के स्तर पे होता है। तो पहला है इंट्रा पर्सनल, मतलब अपने अंदर में ही कन्फ्लिक्ट होना, खुद से लड़ना, वो होता है इंट्रा पर्सनल। और इंटर पर्सनल जो है इंटर पर्सनल, इसका मतलब होता है दो आदमी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाना। तो इंट्रा और इंटर क्या है? जैसे इंट्रा में आप देख रहे हैं कि दो है, एक गोल कन्फ्लिक्ट है, एक रोल कन्फ्लिक्ट है इंट्रा में। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपको कुछ गोल अचीव करना है या आपको कोई काम करना है, कोई सामान सेलेक्ट करना है, और दोनों सामान कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव सामान है, दोनों सेम कॉस्ट है, अट्रैक्टिव है, और उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो वहाँ भी आपको अंदर में बहुत सोचना पड़ता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आपके अंदर में होता है कि हम कौन चूजे, क्योंकि दोनों तो अच्छा ही है। एक लेने पर फिर दूसरे के मन में होता है कि हम दूसरा क्यों ना ले, दूसरा ले तो पहले के बारे में मन में है कि पहला वाला क्यों ना लिए। तो कहीं ना कहीं हम गोल के लिए भी अपने अंदर में कन्फ्लिक्ट करते हैं। और रोल कन्फ्लिक्ट कि हमको कहाँ किस तरह का रोल अपनाना है, कैसे रोल में रहना है, किस हिसाब से काम करना है, तो उसके लिए भी हमारे अंदर में कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो रोल कन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आता है। सो यहाँ पे आ रहे हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है? जब हम अपने ही पोस्ट वाले लोगों से, अपने ही पोस्ट सेम पोस्ट वाले आदमी से अगर हम करते हैं कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमको हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट होता है। और वर्टिकल कन्फ्लिक्ट होता है कि अगर बड़े वाले पोस्ट से कन्फ्लिक्ट हो गया तो वर्टिकल होता है। अपने ही ग्रुप में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए सेम ग्रुप में, तो इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होता है। और अलग अलग ग्रुपों से कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। अब इतना जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो आखिरकार हम इस कन्फ्लिक्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं? हम संघर्ष को ठीक करना चाहते हैं, इसको हम ठीक कैसे करेंगे?
तो ठीक करने के लिए मेरे प्यारे बहुत सारा तरीका है। अगर हम सब आदमी का गोल एक बना दें, सबका अगर हम एक गोल बना दें तो वहाँ भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर सबका हम एक गोल बना देंगे तो वहाँ भी कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है, वहाँ भी किसी भी हालात में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि सबका गोल जो है वो कहीं ना कहीं एक हो गया, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये तरीका है। अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा लीडरशिप हो तो कन्फ्लिक्ट तो नहीं ही होता है। कन्फ्लिक्ट को हम कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो सकता, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो कुछ तरीका जो आपके सामने में भी है कि एकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग, एकोमोडेटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्पीटिंग, ये कुछ स्टाइल है जिससे हम कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, आप एक ग्राफ को अच्छा से समझ जाइए। कोऑपरेटिव का मतलब होता है दूसरे को सहायता देना, एसर्टिव का मतलब होता है दूसरे को कम सहायता देना, अपने बातों पर, अपने कामों का ही मेन जो है बात करना, मतलब अपना बात ज़्यादा कहवाना होता है एसर्टिवनेस, और दूसरे का बात मतलब दूसरे को हेल्प करना कोऑपरेटिवनेस होता है। पहला है अवॉइडिंग। अगर कन्फ्लिक्ट को आप रोकना चाहते हैं, संघर्ष को रोकना चाहते हैं, तो हम कहेंगे पहला टेक्निक अपनाइए आप, उसका नाम है अवॉइडिंग, मतलब आप वहाँ से निकल जाइए। अगर कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप वहाँ से निकल जाइए, वो हो गया अवॉइडिंग। आप देख रहे हैं वो मेन जो है ओ पर है, जीरो पे है, मतलब ये ओ पे है, मतलब वहाँ कोऑपरेटिवनेस भी नहीं हुआ, असर्टिवनेस भी नहीं हुआ, मतलब ना उसका असर्टिवनेस का मतलब हम अपना बात ज़्यादा कहवा रहे हैं, कोऑपरेटिवनेस का मतलब दूसरे के बात को ज़्यादा रखवा रहे हैं। तो ना अपना बात ना दूसरे का बात, सीधे वहाँ से निकल गए, तो अवॉइडिंग। लेकिन लंबे समय तक अगर आप यहाँ से बाहर निकले रहेंगे तो लोगों के मन में यही होगा कि कहीं ना कहीं आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उसके बातों को सुन नहीं रहे हैं। कि आपके घर में ही झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी वाइफ ही या कोई भी आदमी, आपकी मम्मी है, कोई भी आदमी आपके कोई भी घर के हैं, वो आपको ज़रूर कहेंगे कि बउआ मतलब तुम जो है वो बात पे ध्यान ही नहीं देता है हम लोगों की बातों पे। तो ज़्यादा समय तक के लिए आप अपने अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा समय तक के लिए आप भाग भी नहीं सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कुछ हो तो एक टेक्निक है कि वहाँ से आप निकल जाइए, निकलिएगा, कन्फ्लिक्ट रुक जाएगा, वो आप ही के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरा है कंपीटिंग। कंपीटिंग का मतलब होता है ज़बरदस्ती अपना बात ज़्यादा कहवा देना, दूसरे की बातों को ना ध्यान देकर अपने बातों को ज़्यादा कहा देना, ज़बरदस्ती उसको रोकना, वो होता है कंपीटिंग। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, मज़े में समझिए, एकोमोडेटिंग का मतलब होता है, एकोमोडेटिंग का मतलब होता है कि दूसरे के बातों को ज़्यादा मानना और अपने मतलब कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए प्यारे एकोमोडेटिंग अपनाया जाता है। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है कि अपना जो बात है उसको घोट जाना, मतलब बर्दाश्त कर लेना, और दूसरे के बातों को ही ज़्यादा रखवा देना, उसी के बात को ज़्यादा मान लेना, वो एकोमोडेटिंग होता है, उससे भी कन्फ्लिक्ट रुक सकता है। कॉम्प्रोमाइजिंग होता है कि बीच में किसी आदमी को लाकर और उसके सारे बातों को नहीं, एक आदमी के सारे बातों को मान लेना, सारे बातों को नहीं मानना, थोड़ा बात को मान लेना, दूसरे व्यक्ति के भी थोड़े बातों को मान लेना, उसके हिसाब से भी हम कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, मतलब होता है कॉम्प्रोमाइजिंग। और होता है प्यारे बच्चों कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग क्या होता है? कोलैबोरेटिंग में होता है पहले का भी सारा बात और दूसरे के भी सारे बात को मान लेना, वो होता है कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिंग। सो ये कन्फ्लिक्ट को हम रोक कैसे सकते हैं, कन्फ्लिक्ट होता क्या है, कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, कन्फ्लिक्ट का टाइप क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, निगेटिव क्या है, सारे चीज़ जितना सुंदर चीज़ है सब आपको मज़े में समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे। अब अपने लोग मोटिवेशन के बारे में समझेंगे। आइए, मस्त टॉपिक है अकाउंट ऑफिसर के लिए, बार बार एग्जाम में पूछता है, आखिरकार मोटिवेशन क्या होता है। सॉरी मेरे प्यारे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अब यहीं तक रहने दीजिए। दो चीज़ केवल बचा है, उसका नाम है मोटिवेशन और लीडरशिप। तो देखिए टोटल आपका वीडियो जो है लगभग में 90 मिनट के आसपास है। तो 90 मिनट में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में महत्वपूर्ण चैप्टर सब खत्म हो गया, और जो महत्वपूर्ण है एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हम अपलोड कर चुके हैं। दो ही मात्र बचा है, उसका नाम है लीडरशिप और उसका नाम है मोटिवेशन। मतलब ओवरऑल अकाउंट ऑफिसर के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जितना चाहिए मेरे प्यारे, हम सारा कुछ आपको बता दिए हैं। आप सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए, दूसरे को भेजिए, और ऐसे शानदार वीडियो आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में हमसे पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।